एपिसोड 236। ऑरोरा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वे मूर्ख अब क्या कर रहे हैं? अमन ने पूछा, उसकी नज़र सार्वभौमिक सिमुलेशन में प्रक्षेपित आंकड़ों की विशाल श्रृंखला पर टिकी हुई थी। ऑरोरा की ज्वलंत आकृति देख पर प्रकट हुई। उसकी चकाचौंध भरी उपस्थिति देखकर सिस्टम ने हल्की सी सीटी बजाई, जिससे अमन को आश्चर्य हुआ कि कहीं ऑरोरा के प्रति उसका कोई विकृत आकर्षण या कोई असामान्य लगाव तो नहीं है। ये रहा, ऑरोरा ने अपना विश्लेषण पूरा करने के बाद स्थिर स्वर में उत्तर दिया। राजपूतों ने एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है जो कई कंपनियों, खासकर सरकारी और वित्तीय क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग पर आधारित है। उनके विश्लेषण से संकेत मिलता है कि बाजार में सुधार का समय आ गया है, जिसे वे डॉलर के गिरते मूल्य में हेरफेर करके तेज करना चाहते हैं। डॉलर की शॉर्ट सेलिंग करके वे एक लहर प्रभाव पैदा करने की उम्मीद करते हैं जो पहले से ही कमजोर बाजार पर और अधिक दबाव डालेगा। ऑरोरा बोलते हुए चार्ट और ग्राफ की एक श्रृंखला पेश कर रही थी जो बाजार के रुझान और प्रमुख तकनीकी संकेतक प्रदर्शित कर रहे थे। ये अनुमान स्क्रीन पर नाच रहे थे और उस रास्ते को उजागर कर रहे थे जिसे राजपूत इस उथल पुथल भरे वित्तीय परिदृश्य में बनाने के लिए दृढ़ थे। सबसे पहले आइए बाजार की भावना पर विचार करें। ऑरोरा ने अपनी उंगलियां मुख्य बिंदुओं को उजागर करने के लिए होलोग्राफिक इंटरफेस पर फिसलते हुए कहा। राजपूत बाजार में नकारात्मक धारणा का लाभ उठा रहे हैं। जैसे ही वे अपनी शॉर्ट सेलिंग गतिविधियां शुरू करते हैं, हमें मंदी के संकेतकों में तेजी आने की आशंका है, जिससे और ज्यादा घबराहट में बिकवाली होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि समग्र बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी, जैसा कि बाजार जोखिम को मापने वाले विक्स सूचकांक में वृद्धि से पता चलता है। वह एक क्षण के लिए रुकी ताकि अमन को उनके विश्लेषण की गहराई को समझने का समय मिल सके। अगला, हमारे पास तकनीकी पैटर्न हैं। बैंकिंग, रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाकर वे इन शेयरों की रिकवरी में असमर्थता पर दांव लगा रहे हैं। चार्ट बताते हैं कि ये क्षेत्र पहले से ही कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं और राजपूतों की कार्रवाई इस प्रवृत्ति को और बढ़ा देगी, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में भारी गिरावट आएगी। हम मंदी के पैटर्न और अवरोही त्रिकोणों का निर्माण देख सकते हैं जो इन शेयरों पर आगे की ओर दबाव का संकेत देते हैं। ऑरोरा का व्यवहार शांत और संयमित रहा, जो उस उच्च दांव वाले माहौल के बिल्कुल विपरीत था जिसमें वे खुद को पाते थे। उनकी योजना ट्रेडिंग वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी निर्भर करती है, खासकर शॉर्ट पोजीशन में। अगर हम विशिष्ट शेयरों में असामान्य रूप से उच्च वॉल्यूम देखते हैं, तो ये संकेत देगा कि कई अन्य निवेशक राजपूतों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिससे गिरावट का रुझान और मजबूत हो रहा है। दिलचस्प है, अमन ने जवाब दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह इसके निहितार्थों पर विचार कर रहा था। और डॉलर के सहसंबंध के बारे में क्या? डॉलर को शॉर्ट करने से कृत्रिम कमी पैदा होगी, जिससे उसका मूल्य गिरेगा। जैसे जैसे डॉलर कमजोर होगा, इंदिरा जैसे उभरते बाजारों में तेजी आने लगेगी, जिससे उनके शेयरों में अस्थायी उछाल आएगा। इससे निवेशकों में सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा हो सकता है और ऐसे और भी निवेशक आकर्षित हो सकते हैं जो यह मानेंगे कि वे वास्तविक विकास देख रहे हैं। ऑरोरा ने डिस्प्ले स्वाइप किया, जिससे और भी आंकड़े सामने आए। अंत में, हमें मनोवैज्ञानिक कारकों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे जैसे राजपूतों की रणनीति सामने आएगी, डर हावी होने की संभावना है, जिससे खुदरा निवेशक घबरा जाएंगे। इससे लक्षित क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव और बढ़ेगा, जिससे बाजार में व्यापक गिरावट आएगी। अमन ने उसके विश्लेषण का भार समझते हुए सिर हिलाया। तो वे अपनी अंतिम कार्रवाई करने से पहले इंदिरा मार्केट्स के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने तक इंतजार करने की योजना बना रहे हैं। बाजार बंद होने के समय पर कार्रवाई करने से उन्हें तत्काल जांच से बचने और अपनी संलिप्तता छिपाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, अरोरा ने पुष्टि की। असली नतीजे कल सामने आएंगे, जिससे दूसरे लोग गिरावट के कारणों पर अटकलें लगा सकेंगे। समय के साथ ये स्पष्ट हो जाएगा कि बैंकिंग और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ा है और उन्हें उबरने में मुश्किल होगी। राजपूतों की हरकतें बाजार में स्थिरता का भ्रम पैदा करेंगी, जबकि अंतर्निहित नुकसान और बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे वे अनुमानों पर विचार कर रहे थे, माहौल उत्सुकता से भर गया। अमन पीछे झुक गया, उसके दिमाग में संभावनाओं के बादल मंडरा रहे थे। और आगामी चुनावों के बारे में क्या कहेंगे?
उन्होंने पूछा। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। सरकार का 400 सीटें जीतने का दावा झूठ होगा, जिससे बड़ी गिरावट आ सकती है। अमन के शब्दों की गंभीरता को समझते हुए अरोरा की अभिव्यक्ति बदल गई। वास्तव में चुनाव और भी अस्थिरता के उत्प्रेरक होंगे। अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती तो जनता का विश्वास तेजी से कम होगा। राजपूतों की चालाकी और राजनीतिक नतीजों का मेल एक ऐसा तूफान पैदा करेगा जिससे बाजार में व्यापक गिरावट आएगी और कोई भी सीधे तौर पर इससे जुड़ नहीं पाएगा। अमन का संकल्प और दृढ़ हो गया। हमें उनसे आगे रहना होगा। आइए हम अपने जवाबी उपाय तैयार करें और सुनिश्चित करें कि हम उनके दुष्परिणामों में न फंसें। जैसे जैसे स्क्रीन पर संभावित परिणाम आने लगे, अमन और अरोरा ने आने वाले उथल-पुथल भरे दिनों के लिए खुद को तैयार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया महत्वपूर्ण परिवर्तन के कगार पर है और उन्हें आने वाले तूफान से निपटना होगा या फिर बह जाना होगा। जैसे जैसे कमरे में उत्सुकता बढ़ती गई, अमन ने अरोरा की ओर मुड़कर पूछा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। तो अब वे क्या कर रहे हैं? अरोरा की आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया था। वे घबरा रहे हैं, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। लगता है किसी ने वही काम अंजाम दिया है जो उन्होंने करने की योजना बनाई थी। राजपूत अब इस बात की तलाश में हैं कि इसके पीछे कौन है। उन्हें डर है कि कहीं वे मात न खा जाएं। विला नोवेल्बन के साथ और कहानियां खोजें। अमन जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज आभासी दुनिया में गूंज उठी और फिर अचानक खर्राटों में बदल गई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उन्हें यही सजा मिली। उन्हें लगा था कि वे बहुत चालाक हैं। तभी सिस्टम ने एक डिजिटल पेस्ट्री मुंह में ठूंसते हुए एक चंचल स्वर में बीच में ही टोक दिया। उन्हें ये सब आना ही चाहिए था। अमन की हंसी थम गई जब उसने देखा कि सिस्टम की नज़र उस पर टिकी है। उसकी डिजिटल आंखों में एक शरारती चमक थी। राजपूतों की इस भूल के निहितार्थों पर विचार करते हुए अमन के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। ब्लॉक, तुमने मेरे अकाउंट ब्लॉक कर दिए है ना? अमन ने धीमी और गहरी आवाज में बुदबुदाया। उसके होठों पर भयावह मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मुझे भी एहसान वापस करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता अरोरा? अमन के अचानक बदले व्यवहार से हैरान होकर अरोरा ने भौहें चढ़ाईं। तुम बदला लेने की सोच रहे हो? अमन और पास झुका। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। क्यों नहीं? अगर वे ये पता लगाने में लगे हैं कि कौन तार खींच रहा है, तो हम अपना एक छोटा सा खेल खेल सकते हैं। सोचो, हम कितना हंगामा मचा सकते हैं। वह काव्यात्मक होगा। सिस्टम हंसा। उसका डिजिटल रूप मनोरंजन से टिमटिमा रहा था। मुझे अच्छा लग रहा है कि यह कहाँ जा रहा है। लगता है तुम उन पर नरमी बरतने की योजना नहीं बना रहे हो अमन। अरोरा, जो हमेशा तर्क की आवाज रही है, बीच में बोली। हालांकि यह लुभावना है, हमें इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए और उन्हें अपने आप सुलझने देना चाहिए। हम खुद को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अमन ने उसे विदा किया, अभी भी राजपूतों की अस्त व्यस्त स्थिति के विचार में आनंदित था। लेकिन अगर हम ऐसा दिखाएं कि हम ही सब कुछ संभाल रहे हैं तो क्या होगा? यह अगले कदम के लिए खुद को तैयार करते समय ध्यान भटकाने का काम कर सकता है। उनकी घबराहट हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अरोरा ने अमन के शब्दों को ध्यान से पढ़ा और उसके सुझाव की खूबियों पर विचार किया। यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अंजाम दिया जाए तो आने वाले दिनों में ये हमें बहुमूल्य जानकारी और लाभ प्रदान कर सकता है। बिल्कुल, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा हम दोनों जानते हैं कि हम हमेशा के लिए चीजों को छिपा नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि कुछ चालें दिखाई जाएं और उन्हें अपने पतन का अनुमान लगाने दिया जाए। फिर उसने ऊपर देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, ये सभी पहाड़ी लोग दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम उन्हें कुचल दें और इन राजपूतों को इसका आदर्श उदाहरण बना दें। एक बेहतर दुनिया के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए, अरोरा ने कहा। बिल्कुल, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा हम दोनों जानते हैं कि हम हमेशा के लिए चीजों को छिपा नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि कुछ चालें दिखाई जाएं और उन्हें अपने पतन का अनुमान लगाने दिया जाए। फिर उसने ऊपर देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, ये सभी पहाड़ी लोग दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम उन्हें कुचल दें और इन राजपूतों को इसका आदर्श उदाहरण बना दें। एक बेहतर दुनिया के लिए,
एक बेहतर दुनिया के लिए, अरोरा ने कहा। PFTTTT। अगले ही पल उन्हें जोरदार हंसी का एक झोंका सुनाई दिया। जब उन्होंने अपना सिर झटक कर देखा तो सिस्टम जोर जोर से हंस रहा था। क्या? अरोरा और अमन दोनों ने एक साथ पूछा। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आप दोनों एक पंथ की तरह दिखते हैं जो दुनिया को साफ करने के मिशन पर हैं। सचमुच बचकाना, सिस्टम ने मजाक उड़ाया। अमन के होंठ फड़क उठे और उसने अरोरा की ओर देखा। उसे अनदेखा करो और बस काम करो। जगेश और विशाल व्यस्त ट्रेडिंग फ्लो की रेलिंग पर खड़े थे। उनके चारों ओर 100 कुशल व्यापारियों और विश्लेषकों की उनकी टीम थी। सभी अपनी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ था। कीबोर्ड की तेज आवाज, जरूरी बातचीत की बड़बड़ाहट और हर किसी के जटिल कोडों को सुझाने और उच्च दांव वाले ट्रेडों को अंजाम देने के दबाव से भरा हुआ। वे एड्रेनालाइन से भरे बाजार में फल फूल रहे थे। चार्ट की हर झिलमिलाहट में मुनाफे की संभावना थी। जैसे ही जगेश एक बड़े सौदे को अंतिम रूप देने वाले थे, उनके आसपास की स्क्रीनें जोर जोर से टिमटिमाने लगी। मनहूस रंग अराजक रूप से नाचने लगे और फिर पूरी तरह से कालेपन में डूब गए। टीम में एक सामूहिक आह निकली और उनके काम की कोलाहल की जगह एक कर्कश सन्नाटा छा गया। टिमटिमाते चार्टों से धुंधला हो रहा स्क्रीन अचानक बंद हो गया और केवल अंधेरा, बेजान स्क्रीन रह गया। मॉनिटर में क्या गड़बड़ है? आखिर क्या हुआ? जगेश ने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई थी क्योंकि अचानक छाए अंधेरे ने उनके काम को अनिश्चितता में ढक दिया था। जब टीम के सदस्य अपने कंप्यूटरों को पुनः चालू करने के लिए बेचैन हो रहे थे तो पूरे मैदान में चीख पुकार मच गई, जो कुछ क्षण पहले की उनकी शांत और सटीक गतिविधियों के बिल्कुल विपरीत थी। जगेश का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने चारों ओर देखा। उसके सहकर्मी बेतहाशा अपने कीबोर्ड पर टाइप कर रहे थे। उनके चेहरों पर अविश्वास और भय का मिश्रण था। क्या बिजली गुल हो गई है? वह शोरगुल को चीरते हुए चिल्लाया। नहीं, बिजली अभी भी चालू है। पीछे से एक उलझन भरी आवाज आई। तो फिर क्या हो रहा है? जगेश ने विशाल की ओर मुड़ते हुए बढ़ती हुई हताशा में पूछा। सिस्टम की जांच करते हुए उसके चेहरे पर पीलापन और पीड़ा थी। जगेश, विशाल ने कमजोर और कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ लेकिन सब कुछ एक साथ बंद हो गया। जगेश की हताशा तात्कालिकता में बदल गई। हमें फिर से संगठित होना होगा। उन्होंने टीम को एकजुट करने के लिए अपनी आवाज ऊंची करते हुए आदेश दिया। सबका ध्यान अपनी ओर खींचो। हम इसे पूरी तरह अराजकता में नहीं बदलने दे सकते। टीम के सदस्य दिशा की आवश्यकता को महसूस करते हुए धीरे धीरे शांत हो गए। उनकी बड़ी बड़ी निगाहें जगेश और विशाल की ओर मुड़ गईं। सुनो, जगेश ने अधिकार जताते हुए आदेश दिया। हमें स्थिति का आकलन करना है। सभी लोग अपने सिस्टम की जांच करें और रिपोर्ट करें। हमें ये जानना है कि यह व्यापक समस्या है या स्थानीय। विशाल ने सिर हिलाया और जगेश के पास आकर स्थिति को संभालने लगा। हम सर्वर रूम की जांच करेंगे। यदि कोई खराबी है तो हमें उसे तुरंत ठीक करना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दृढ़ता लौट आई। जैसे ही वे डेस्कों और चिंतित व्यापारियों के अस्त व्यस्त समुद्र से होकर गुजरे, आपातकालीन लाइटें टिमटिमाने लगीं, जिससे कमरे में एक भूतिया चमक फैल गई। हवा में चिंता का माहौल था और जगेश के अंदर डर का भाव बढ़ता जा रहा था। कुछ तो गंभीर रूप से गड़बड़ थी और उन्हें इस घटना पर काबू पाना था इससे पहले कि यह उनकी पहुंच से बाहर हो जाए। सब लोग शांत रहो, जगेश ने अपनी टीम में आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। हमने ऐसी आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षण लिया है। हम इसकी तह तक जाएंगे। चलो चलें। जैसे ही कमरे में तनाव बढ़ा, जगेश टीम की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर तत्परता साफ दिखाई दे रही थी। सुनो, मुझे आप सभी से सर्वर में किसी भी प्रकार की खराबी की जांच करने की आवश्यकता है अभी, उन्होंने आदेश दिया, जिससे तकनीकी रूप से दक्ष विश्लेषकों का एक समूह सर्वर कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। इस बीच विशाल आगे बढ़े और अपनी चिंतित टीम का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंची आवाज में बोले, सब लोग अपने फोन निकालो, ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर ऐप्स का इस्तेमाल करो। विशाल ने निर्देश दिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। समय निकल रहा है और अपनी पोजीशन बचाने का यही सबसे अच्छा मौका है। उसके शब्दों ने घबराहट को चाकू की तरह चीर दिया और टीम तुरंत हरकत में आई और जल्दी से अपने स्मार्टफोन निकाल लिए।
खुशकिस्मती से विशाल ने ऐसी आपात स्थितियों को पहले ही भांप लिया था और यह सुनिश्चित कर लिया था कि सभी खाते ब्रोकर ऐप से पहले से ही जुड़े हों, जिससे प्रक्रिया आसान हो गई। कुछ ही सेकंड में ट्रेडिंग फ्लोर स्क्रीन स्वाइप करने और उंगलियों की थपथपाहट से अफरा तफरी में बदल गया। व्यापारियों ने जल्दी जल्दी अपने ऐप खोले, उनकी उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ रही थीं और वे देर होने से पहले ही खरीदने बेचने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे डिजिटल अराजकता में और गहरे उतरते गए, कुछ और भी बेचैन करने वाला घटित होने लगा। उनके चेहरे अविश्वास से जम गए, आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अब क्या हो रहा है? विशाल ने अपने आसपास की ऊर्जा में अचानक बदलाव देखकर पुकारा। सर, ये काम नहीं कर रहा है। पीछे से एक घबराई हुई आवाज आई। मैं कुछ भी बेच या खरीद नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अकाउंट काम ही नहीं कर रहा है। मेरा भी, एक और आवाज गूंजी, घबराहट बढ़ती जा रही थी। ऐप अभी क्रैश हो गया। मेरा तो बस जम गया। तीसरा चिल्लाया, उनके चेहरे पर भ्रम और भय का भाव था। बढ़ती निराशा की आवाज सुनकर जगेश की हताशा फूट पड़ी। आखिर क्या हो रहा है? वह दहाड़ा और उसका गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। स्थिति की गंभीरता उन पर भारी पड़ रही थी, प्रत्येक क्षण उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हाल ही में एकीकृत किए गए प्रत्येक प्रोग्राम और सुरक्षा फायरवॉल सिस्टम ने ऑरोरा की योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बाजार में कमजोरी का पता लगा लिया था और निर्णायक कदम उठाने का निर्णय लिया, एक ऐसा कदम जिसने इंदिरा में व्यापार की नींव हिला दी। कुछ ही मिलीसेकंड में ऑरोरा ने अपना हमला शुरू कर दिया। उसने ट्रेडिंग सिस्टम के मूल तक पहुंच बनाई, जिससे एक ऐसा झटका लगा जिसने न सिर्फ उनके सिस्टम को, बल्कि केंद्रीय बाजार से जुड़ी हर ब्रोकरेज फर्म के सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। जो स्क्रीन कभी संभावित ट्रेडों से टिमटिमाती रहती थीं, अब अजीब तरह से स्थिर हो गईं, समय में जम गईं, जिससे हर ट्रेडर असहाय हो गया। नियंत्रण की अपनी अथक कोशिश में ऑरोरा ने हर तरह के खातों में घुसपैठ की, बड़े अरबपतियों से लेकर आम मध्यम वर्गीय निवेशकों तक। उसके डिजिटल प्रभाव पूरे नेटवर्क में फैल गए और हर सक्रिय खाते को ध्वस्त कर दिया। उस समय शेयर बाजार एक भूथा शहर बन गया था, जहां कोई भी न तो खरीद सकता था, न बेच सकता था और न ही अपने पोर्टफोलियो देख सकता था। हालांकि इसका असर सिर्फ उन लोगों पर पड़ा जो पैसे का लेन देन करना चाहते थे। किसी भी असंबंधित व्यक्ति या जिन्होंने सही अनुमान लगाया था और लाभ कमाने की कोशिश की थी, उन्हें ही इसकी अनुमति थी। जो लोग चुनाव के बाद की रैली के लिए शेयर रखना चाहते थे, उन्हें पहले से ही भारी नुकसान का अंदेशा था। लेकिन अगर अमन ने सब कुछ नियंत्रित कर लिया और रुकने का फैसला किया, तो उन कमीनों को, जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था और बाजार में हेराफेरी की थी, पलटवार करने का मौका मिल सकता था। इसलिए उन्होंने ऑरोरा को सब कुछ ध्वस्त करने का आदेश दिया। जहां तक मुआवजे की बात है, उसके पास पर्याप्त धनराशि होने के कारण कम से कम वह ब्रोकर की खराबी के नाम पर एक राशि साझा कर सकता है। ट्रेडिंग फ्लो पर अराजकता का बोलबाला था। ऑरोरा ने डीमैट खातों पर कड़ी निगरानी रखी और पूरे बाजार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ट्रेडिंग की कभी फलती फूलती दुनिया अब एक भयावह, शांत परिदृश्य बन गई थी और उसके कार्यों का असर वित्तीय क्षेत्र में भी फैल गया। जैसे जैसे अनिश्चितता का माहौल गहराता गया, राजपूत के व्यापारिक अड्डे का माहौल पहले से ही भय और अनिश्चितता से भर गया। लेकिन तभी, मानो हालात और बिगड़ ही नहीं सकते थे, एक भयानक झटका उन सभी पर एक साथ लगा। अचानक बिजली बंद करने वाले मॉनिटर, जो पहले अशुभ रूप से टिमटिमा रहे थे, अचानक चमक उठे और अंधेरे कमरे को एक भयावह चमक से रोशन कर दिया। हवा में एक तेज, चुभने वाली अलार्म की आवाज गूंजी, जिसने सबको चौंका दिया और उनकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। ये देखकर उनके दिल बैठ गए। एक विशाल लाल मोमबत्ती चार्ट पर नीचे गिर रही थी और पहले की बढ़त को ऐसे मिटा रही थी जैसे कोई सुनामी रेत के महलों को बहा ले जा रही हो। निफ्टी और सेंसेक्स सूचकांक, जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, अब समर्थन स्तरों से इस तरह टूट रहे थे मानो वे कागज से बने हों। आखिर क्या हो रहा है? जगेश चिल्लाया, उसकी आवाज अविश्वास से कांप रही थी। हर कोई सहमा हुआ था, क्योंकि कभी आशाजनक हरी मोमबत्तियां अशुभ लाल संकेतों में बदल रही थीं। यह एक अवास्तविक दुष्स्वप्न जैसा लग रहा था और उनकी अनिश्चित स्थिति की वास्तविकता ने उन्हें मानो गहरा धक्का पहुंचाया।
उनकी होल्डिंग्स जो कभी संभावित मुनाफे से भरी थीं, उनकी आंखों के सामने ही खत्म हो रही थीं। रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई। प्रमुख भारतीय ब्रोकर कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। लायसेंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां, जो स्थिरता की प्रतीक थीं, अब नीचे की ओर गिर रही थीं क्योंकि उनके शेयरों की कीमतें तेजी से गिर रही थीं, जिससे अरबों का बाजार पूंजीकरण नष्ट हो गया था। विशाल और जागेश के नेतृत्व में राजपूतों ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लॉयंस के उपक्रमों का भरपूर समर्थन किया था, लेकिन अब वे हताश हो गए हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों में शेयरों में 25% की गिरावट आ गई, जिससे उनके साथ साथ अनगिनत खुदरा निवेशकों की किस्मत भी बर्बाद हो गई। राज मोटर्स भी इससे अछूती नहीं रही। कभी सकारात्मक उपभोक्ता रुझान के दम पर बुलंदियों पर पहुंची इस ऑटोमोबाइल दिग्गज के शेयरों में ऑरोरा के बढ़ते प्रभाव के कारण भारी गिरावट आई। विशाल और जागेश ने राजपुताना की नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहन श्रृंखला के लिए अपने संसाधन जुटाए थे, और अब बाजार की धारणा उनके खिलाफ होने के कारण उनके सपने धूमिल होते जा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज भी भारी उथल-पुथल में थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में बड़े पैमाने पर शामिल था, जिनसे विकास को गति मिलने की उम्मीद थी, अब खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पा रहा था। इसके शेयरों में लगभग 20% की गिरावट आने से राजपूतों को, जिन्होंने इन पहलों में भारी निवेश किया था, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका निवेश बेकार संपत्तियों में डूब गया। जैसे जैसे ये तांडव सामने आया, व्यापारियों ने अविश्वास से अपना सिर पकड़ लिया। उनकी स्क्रीन पर नुकसान की चेतावनियां चमकने लगी, जो उनकी समझ से परे तेजी से बढ़ रही थीं। जैसे जैसे उन्होंने अपने खातों को वास्तविक समय में खाली होते देखा, उनकी घबराहट और गहरी होती गई। जिन पदों को वे गर्व का स्रोत मानते थे, वे अब उनकी मूर्खता की भयावह याद दिलाने वाले बन गए थे। और यह सब अपने आप हो रहा था। संपूर्ण प्रणाली, मानो किसी भूत प्रेत से ग्रस्त हो, अपने आप ही व्यापार करने लगी, स्टॉक को निचले सर्किट पर बेचने लगी, तथा जो कुछ भी उनके पास था, उसे नष्ट करने लगी। देखो, हमारी पोजीशन खत्म हो रही है, एक व्यापारी ने स्क्रीन पर दिख रहे लगातार घाटे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। हम अपना सब कुछ खो रहे हैं। जागेश ने जब आंकड़े देखे तो उसका दिल बैठ गया। आसन्न आपदा की वास्तविकता उस पर भारी पड़ रही थी। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, अभी, वह चिल्लाया, और चल रही अराजकता के बीच टीम को एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ करो, साले, मैंने तुम्हें सिर्फ दिन भर काम करने और हमारी चुदाई होते देखने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन साहब, हम लाचार हैं, किसी ने विनती की। ये सुनकर जगेश आग बबूला हो गया और उसने स्क्रीन उखाड़कर गुस्से से दहाड़ते हुए फेंक दी। कुतिया के बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जो भी इसके पीछे है। विशाल, उस मादरचोद का पता लगाओ। मैं उसे मार डालूंगा और अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जगेश चिल्लाया और विशाल की ओर देखने लगा, तो देखा कि वह पीला सा चेहरा लिए खड़ा था। जगेश उसकी ओर दौड़ा, वह फिर से चीखना चाहता था और उसे झपटना चाहता था, तभी उसकी नज़र उसके कांपते हाथों पर पड़ी, जिसमें स्मार्टफोन था। जैसे ही वह पूछने वाला था, उसे विशाल की धीमी सी बुदबुदाहट सुनाई दी। वह इसके पीछे है। कौन? जगेश ने पूछा। विशाल कुछ नहीं बोला, वह बिना हिले डुले खड़ा रहा, उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी, मानो वह कोई भूत देख रहा हो। किसी कारणवश उसे भ्रम हो गया। मॉनिटर पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। अमन से मिली इतनी मजबूत सुरक्षा के साथ विशाल को पूरा यकीन था कि कोई भी फायरवॉल को भेद नहीं पाएगा। कोई भी हैकर, चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो या किसी भी देश का हो, महीनों तक फायरवॉल को भेद कर सिस्टम तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया था। सुरक्षा की मजबूत अभेद्य क्षमता को देखते हुए विशाल ने यहाँ भी वही प्रोग्राम इस्तेमाल किया था, इसलिए उस आदमी के अलावा कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसा सोचते हुए विशाल को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक आदमी बैठा है, जो अपने पैर क्रॉस करके बैठा है और उस पर व्यंग्य कर रहा है, मानो उसे नीचे देख रहा हो और उससे कुछ कह रहा हो। आश्चर्य, माचोद, कौन है? जगेश चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया, जबकि विशाल चुप रहा। विशाल अंततः अपने विचारों से बाहर आया और क्रोधित, पीले चेहरे वाले जगेश की ओर देखा, जो उस पर पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। ईव, यह अमन है, वह बुदबुदाया। कौन?
जगेश चिल्लाया क्योंकि वह अपने चचेरे भाई की धीमी फुसफुसाहट को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था। इवा प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ इंदिरा साउथ ब्लॉक रायसीना हिल नई दिल्ली। प्रधानमंत्री राजेश पटेल अपने भव्य रूप से सुसज्जित कार्यालय में देश के कामकाज के बोझ तले दबे बैठे थे। उनकी कलम उनके सामने रखे दस्तावेज पर सहजता से चल रही थी, एक महत्वपूर्ण सुधार विधेयक जो देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने वाला था। जैसे ही वे हस्ताक्षर करने वाले थे, बाहर अचानक एक जोरदार शोर मच गया जिसने कमरे के शांत माहौल को भंग कर दिया। चौंक कर उसने ऊपर देखा और इस व्यवधान पर भौहें चढ़ा दीं। दरवाजा बिना किसी शिष्टाचार के जोर से खुला और उसमें से उसका मुख्य सहयोगी अरविंद तेजी से अंदर आया। अरविंद हमेशा शांत स्वभाव के रहते थे, लेकिन अब उनके पीले चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सर, अरविंद ने जोर से कहा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आपको इसे तुरंत देखना होगा। राजेश ने कलम नीचे रख दी, उसकी भौहें तन गईं। क्या हुआ? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। ये स्टॉक एक्सचेंज है, अरविंद ने धीमी और तत्काल आवाज में जवाब दिया। बहुत बड़ा संकट आ गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारी उथल पुथल के कारण कारोबार ठप पड़ा है और बाजार में हेराफेरी की खबरें लगातार आ रही हैं। राजपूतों की योजनाएं विफल हो गईं और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कुछ ही मिनटों में आपकी पार्टी और अन्य लोगों का सारा धन नष्ट हो गया। राजेश के शब्द मानो बिजली की तरह गिरे। कलम पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह उसकी उंगलियों से फिसलकर मेज की पॉलिश की हुई सतह पर टकरा गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा झटका सा लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर अपनी घबराहट को शांत किया। वित्त मंत्री को अभी फोन पर बुलाओ, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा। अरविंद ने सिर हिलाया और तेजी से फोन की तरफ बढ़ा और जल्दी से नंबर डायल किया। राजेश खड़ा कमरे में चहलकदमी करते हुए इसके निहितार्थों पर विचार कर रहा था। देश के वित्तीय बाजारों में बढ़ती घबराहट को शांत करने के लिए उसे तुरंत कार्रवाई करनी थी। जैसे ही अरविंद ने फोन मिलाया, उसने राजेश को फोन थमा दिया। सर, वित्त मंत्री जी फोन पर हैं। _ सूरज आसमान में नीचे लटका हुआ था। दलाल स्ट्रीट पर लंबी परछाइयां डाल रहा था, जहां इंदिरा के वित्तीय जिले का दिल एक उन्मत्त ऊर्जा से धड़क रहा था। हालांकि आज वह ऊर्जा एक स्पष्ट दहशत में बदल गई थी। व्यापारी ट्रेडिंग फ्लोर पर दौड़ पड़े, उनके चेहरे पीले पड़ गए और स्क्रीन पर लाल रंग का झरना दिखाई दे रहा था। एक समय में जो तेजी का दौर चल रहा था, वह हिंसक रूप से उखड़ गया तथा लगातार मंदी की ओर बढ़ गया। मुझे बाजार विश्लेषण टीम भेजो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के संचालन प्रमुख राघव चिल्लाए, उनकी आवाज बमुश्किल ही अफरा-तफरी में आ रही थी। वे घबराहट में अपने डेस्क के पीछे टहल रहे थे, उनकी नजरें डेटा फीड और ब्रोकरों व निवेशकों के बेचैन कॉल्स की बौछार पर घूम रही थीं। पूरे कमरे में माहौल और भी अफरा-तफरी भरा होता जा रहा था। मध्यम आय वर्ग के निवेशक, जो आमतौर पर ऑप्शन ट्रेडिंग पर निर्भर रहते थे, भारी अनिश्चितता के बीच खुद को पनडुब्बी पा रहे थे, अपना दांव लगाने में असमर्थ। वे असहाय होकर देखते रहे कि उनके पोर्टफोलियो उनकी आंखों के सामने ही खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है? भीड़ में से एक घबराई हुई आवाज गूंजी। मैं अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इस बीच बड़ी मछलियां, संस्थागत निवेशक और हेज फंड भी अस्त व्यस्त थे। उनकी सुनियोजित योजनाएं नाजुक धागों की तरह बिखर रही थीं। उन्होंने बाजार में उतार चढ़ाव का अनुमान तो लगाया था, लेकिन उनकी होल्डिंग्स पर यह सुनियोजित हमला उनकी किसी भी तैयारी से परे था। भारी नुकसान की खबरें आने लगी और जो लोग कमजोर लोगों के शवों पर दावत उड़ाने की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए गंभीर वित्तीय नतीजों की आशंका भयावह थी। जब व्यापारी चिल्लाते और भागते रहे, राघव को बाजार विश्लेषण रिपोर्ट मिली। इसने उसकी सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि कर दी। यह मंदी सिर्फ बाजार में आई गिरावट का नतीजा नहीं थी, बाहरी ताकतें बाजार में हेरफेर करके कीमतों को तेजी से नीचे गिरा रही थीं। जैसे जैसे ये बेचैन करने वाला एहसास उसके मन में आया, उसे समझ आया कि यह एक सोची समझी चाल थी और इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। भाड़ में जाओ उन राजपूतों को। अगर तुम इसके नतीजों को नहीं झेल सकते, तो ये सब शुरू मत करो। अब सब कुछ मेरे सिर पर पड़ेगा। राघव पागलों की तरह जोर जोर से गालियां दे रहा था। ताकतवर होने और हर चीज के पीछे होने के कारण कोई उनसे सवाल नहीं करने वाला था।
किसी और को बलि का बकरा बनाया जाएगा। बलि का बकरा कौन बनेगा? चाहे कुछ भी हो, वह बलि का बकरा नहीं बन सकता था। एक आपातकालीन बैठक बुलाओ, उन्होंने आदेश दिया, और आखिरकार इस अफरा तफरी के बीच उन्हें कुछ स्पष्टता का क्षण मिला। जब राघव ने एनएसई के शीर्ष अधिकारियों को इकट्ठा किया तो माहौल गंभीर था। वित्तीय बाजार उथल पुथल में थे और हर पल महत्वपूर्ण था। दलाल स्ट्रीट पर जैसे ही अफरा तफरी मची, हवा में दहशत का माहौल छा गया। शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बीच निवेशक अपनी स्क्रीन के चारों ओर जमा हो गए, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के प्रबंध निदेशक राघव इस तूफान के बीचों बीच खड़े थे और इस तबाही का जायजा लेते हुए उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। एक समय तेजी से बढ़ता बाजार तेजी से भारी मंदी की ओर बढ़ गया, और बाजार में हेरफेर करने वाली बाहरी ताकतों ने इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया। कार्यकारी टीम को अभी यहाँ बुलाओ, राघव ने आवाज में तेजी भरते हुए चिल्लाया। कुछ ही मिनटों में अधिकारीगण वॉर रूम में इकट्ठा हो गए और राघव के आदेशों का इंतजार करते हुए हवा में तनाव व्याप्त था। आज हमें अपने आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करना है, राघव ने निर्देश दिया। उसकी आवाज उथल पुथल के बावजूद स्थिर थी। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर चालू करते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में जब वे आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे थे तो तनाव चरम पर था। एक विश्लेषक ने कांपती आवाज में कहा, विक्स सूचकांक अपने चरम पर है। हम अभूतपूर्व अस्थिरता देख रहे हैं और व्यापार की मात्रा आसमान छू रही है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। सर्किट ब्रेकर लगाओ, राघव ने आदेश दिया। उसकी आवाज चारों ओर फैली चिंता के बावजूद स्थिर थी। सर्किट ब्रेकर प्रणाली, जिसे अत्यधिक अस्थिरता की स्थिति में व्यापार रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, अराजक बाजार पतन के विरुद्ध एनएसई का सबसे अच्छा बचाव था। उन्होंने तुरंत मापदंडों की समीक्षा की। पहली सीमा 10% की वृद्धि को रोक देगी और जरूरत पड़ने पर इसे 15% या 20% तक बढ़ाया जा सकता है। एक अन्य अधिकारी ने आग्रह किया, हमें इसकी तुरंत घोषणा करनी होगी। हम जितना इंतजार करेंगे, दहशत उतनी ही ज्यादा फैलेगी। जोखिम प्रबंधन टीम तुरंत हरकत में आए और सूचकांक के नीचे की ओर बढ़ते रहने पर बारीकी से नजर रखी। जैसे ही सूचकांक पूर्व निर्धारित 10% की सीमा से नीचे गिरा, उन्होंने ट्रेडिंग निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी और सभी व्यापारिक गतिविधियां रोक दीं। ये निर्णय, हालांकि जरूरी था, राघव के लिए भारी पड़ा। उन्होंने आदेश दिया, सभी दलालों को रोक के बारे में सूचित करें। विश्वास बनाए रखने और किसी भी गलत सूचना को रोकने के लिए हमें स्पष्ट संचार की आवश्यकता है। संचार टीम तुरंत हरकत में आए और व्यापार रोकने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक व्यापक संदेश तैयार किया। इस बीच व्यापारिक गतिविधियों की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक विशेष इकाई तैनात की गई, जिसका ध्यान उन असामान्य पैटर्न पर केंद्रित था जो आगे बाजार में हेरफेर का संकेत दे सकते थे। काम करते हुए राघव को एहसास हुआ कि उच्च अधिकारियों के साथ सहयोग करना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से संपर्क करें। हमें उन्हें स्थिति से अवगत कराना होगा और उनसे तत्काल सहायता का अनुरोध करना होगा, उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ निर्देश दिया। M_Wheeler योजक चिन्ह novelbun.net पर नए रोमांच पढ़ें। उन्होंने इस मामले से संबंधित सभी अधिकारियों से संपर्क करने और इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने का निर्णय लिया। अपनी मेज पर वापस आकर राघव की उंगलियां घबराहट से सतह पर थपथपा रही थीं और वह एक जरूरी संदेश लिख रहा था। शब्द बह रहे थे, बाजार की स्थिति और दहशत को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा दे रहे थे और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की जरूरत पर जोर दे रहे थे। संदेश भेजने के बाद राघव को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और योजनाओं को लागू किया। आरबीआई से समर्थन। भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रवक्ता ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को तरलता सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। इससे एनएसई टीम को भरोसा मिला। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अगर कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति या कोई और अमीर अरबपति पैसा गंवाता तो शायद उन्हें जरा भी परवाह नहीं होती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यह सरकार थी, नहीं, बल्कि यह वह सरकार थी जिसकी पार्टी पैसा खो रही थी, इसलिए उन्हें इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता थी। वित्त मंत्रालय ने भी तुरंत इसका अनुसरण करते हुए निवेशकों का विश्वास बनाए रखने की अपनी मंशा की घोषणा की। उन्होंने संकेत दिया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजकोषीय उपायों पर विचार किया जा रहा है, और वादा किया कि जरूरत पड़ने पर वे सुधारों को लागू करने में संकोच नहीं करेंगे। बाजार में हेरफेर के दावों की जांच के लिए सरकार की प्रतिबद्धता ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं। इसके बाद जनता को आश्वासन दिया गया। एनएसई के साथ मिलकर सरकार ने निवेशकों की आशंकाओं को दूर करने के लिए एक सार्वजनिक संबोधन तैयार किया। उन्होंने आश्वासन दिया, हम अपनी वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, और लोगों से इस तूफान के बीच शांत रहने का आग्रह किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उच्च अधिकारियों की प्रतिक्रिया का असर दिखने लगा। सरकार और आरबीआई के समर्थन की खबर पूरे वित्तीय क्षेत्र में फैल गई, जिससे उथल-पुथल के बीच उम्मीद की एक किरण जगी। निवेशकों की धारणा धीरे धीरे बदलने लगी। एनएसई और सरकार की त्वरित कार्रवाई से राहत महसूस कर रहे ब्रोकरों ने सतर्क आशावाद के संदेश देने शुरू कर दिए। धैर्य ही कुंजी है, उन्होंने नियामक सहायता के वादे पर जोर देते हुए ग्राहकों को सलाह दी। जैसे जैसे निवेशकों को एहसास हुआ कि वे अकेले इस संकट का सामना नहीं कर रहे हैं, घबराहट का माहौल कम होने लगा। इस बीच बैंकों ने पूंजी प्रवाह के लिए तैयारी शुरू कर दी है और आरबीआई की तरलता सहायता के लिए खुद को तैयार कर लिया है। उन्होंने ग्राहकों को घबराहट में निकासी रोकने के लिए आगामी उपायों की जानकारी दी है। एनएसई ने सफलतापूर्वक कारोबार रोक दिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि स्थिति नियंत्रण में है, और इस समय का उपयोग बाजार को फिर से शुरू करने की रणनीति बनाने में किया। राघव ने कमरे में चारों ओर देखा, तनाव अभी भी बना हुआ था, लेकिन अब उसके साथ दृढ़ संकल्प का भाव भी था। उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करते हुए कहा, जब व्यापार पुनः शुरू होगा तो उसके लिए तैयारी करें। हम बाजार का प्रबंधन करने और विश्वास बहाल करने के लिए तैयार रहेंगे। माहौल बदल गया था। प्रारंभिक भय की जगह उद्देश्य की नई भावना ने ले ली थी। राघव और उनकी टीम समझ गई कि भले ही तूफान अभी थमा नहीं है, लेकिन उन्होंने बाजार को स्थिर करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। आरबीआई और सरकार के समर्थन से उन्हें आगे आने वाले अशांत जल से निपटने के लिए एकता और संकल्प का एहसास हुआ। राघव ने सहमति में सिर हिलाया और फिर संचार टीम की ओर मुड़ा। व्यापारियों और निवेशकों को सूचित करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा तैयार करें कि आज के लिए व्यापार स्थगित रहेगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी को ये समझ में आए कि यह निर्णय बाजार की अखंडता की रक्षा के लिए है। जैसे ही यह खबर दलाल स्ट्रीट में फैली, अविश्वास तेजी से गुस्से और हताशा में बदल गया। खुदरा निवेशकों को लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी उम्मीदें टूट गईं और उन्होंने अपने निवेश को डूबते देखा। आज ट्रेडिंग न करने का क्या मतलब है? एक क्रोधित निवेशक ने ब्रोकर पर चिल्लाते हुए कहा, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। आप हमें यूं ही बंद नहीं कर सकते। ब्रोकर और ऐप केवल बुरी खबर के संदेशवाहक थे और निर्णय की आवश्यकता को समझाने में संघर्ष कर रहे थे। एक दलाल ने विनती की, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, हम सब इसमें साथ हैं, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। इस बीच बड़े खिलाड़ी, जो बाजार के उथल-पुथल भरे दौर में चलने के आदी थे, भी इसके प्रभावों से जूझ रहे थे। उन्होंने कुछ उथल-पुथल की आशंका जताई थी, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि बाहरी ताकतें इतना नाटकीय बदलाव ला देंगी। इसके पीछे कौन है? एक वरिष्ठ व्यापारी फुसफुसाया, उसकी नज़रें ट्रेडिंग फ्लोर पर जवाब ढूंढने पर लगी थीं। हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे ही राघव ने घोषणा पूरी की और हवाएं निलंबन की खबर से गूंज उठीं, दलाल स्ट्रीट पर गहरा सन्नाटा छा गया। जो स्क्रीन कभी आंकड़ों और चार्ट से जगमगा रही थी, उन पर अब एक साधारण संदेश था, व्यापार रुका हुआ है। फैसला तो हो चुका था, लेकिन अनिश्चितता बरकरार थी। हालांकि बाजार को अस्थायी रूप से तो बचा लिया गया था, लेकिन नुकसान तो शुरू हो ही चुका था। व्यापारी, निवेशक और दलाल इस अराजकता से जूझ रहे थे और भविष्य को लेकर अनिश्चित थे।
जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, शहर पर एक सुनहरा रंग छा गया। ये स्पष्ट होता गया कि यह तो बस शुरुआत है। इंदिरा की सड़कें फुसफुसाती धारणाओं और आसन विनाश की आशंकाओं से गूंज रही थीं, जबकि एनएसी एक अकेला प्रहरी की तरह खड़ा था, जो अभी अभी शुरू हुए वित्तीय तूफान के सामने नियंत्रण पाने के लिए बेताब था। राघव अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसके दिमाग में उनके फैसले के निहितार्थ घूम रहे थे। हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है और क्यों। अब ये सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव का मामला नहीं है, ये सत्ता और नियंत्रण का मामला है। शहर में जहां एक ओर सांस रुकी हुई थी, वहीं दूसरी ओर एक ऐसे टकराव के लिए मंच तैयार हो रहा था जो इंदिरा के वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए नया रूप दे देगा। अमित शर्मा अपनी आलीशान ऑफिस की कुर्सी पर वापस बैठे थे, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैली हुई थी। पृष्ठभूमि में एक मनोरंजक गीत की जोशीली लय बज रही थी, जिसने माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। आज का दिन अमित के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। वह अरबों कमाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके व्यापारियों ने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर शेयर बेचने की योजना बनाई थी। वह इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि उसे क्या पता था कि अमन के साथ काम करने वाली अरोरा ने उसके लिए सभी संचार माध्यम बंद कर दिए थे। उसके व्यापारियों द्वारा उससे संपर्क करने की बेतहाशा कोशिशों के बावजूद उनके फोन नहीं जुड़ रहे थे, जिससे वे निराश और असहाय हो गए थे। अचानक अमित का फोन नोटिफिकेशन से गूंज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और उसकी मुस्कान गायब हो गई जब उसने चिंताजनक सुर्खियां पढ़ी। शेयर बाजार गिर रहा है। वह घबरा गया और अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह दहाड़ा। उसकी आवाज ने अन्यथा शांत कार्यालय को भंग कर दिया। उसने जल्दी से अपने एक व्यापारी का नंबर डायल किया, लेकिन वह सीधे वॉइसमेल पर चला गया। उठाओ, उठाओ, वह चिल्लाया। उसकी हताशा उबल रही थी। जब कॉल बिना किसी जवाब के समाप्त हो गई, तो उनका गुस्सा भड़क उठा। अमित गुस्से में उछल कूद करने लगा और अपनी कुर्सी कमरे में फेंक दी। धिक्कार है, वह चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया। ये तो मेरा दिन होना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है? उसने झुंझलाहट में दीवार पर लात मारी, जिसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। उसके दिमाग में छूटे हुए मौकों और फैलती अराजकता के विचार घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी टीम जवाब क्यों नहीं दे रही है। यह अविश्वसनीय है। वह गुस्से से बोला। कार्यालय में इधर उधर घूमता रहा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। .नेट अमित की मुनाफे वाले दिन की उम्मीदें टूट चुकी थीं और उसकी जगह एक डर ने ले ली थी, क्योंकि उसे हालात की गंभीरता का एहसास हो रहा था। बाजार गिर रहा था और वह उसे रोक नहीं पा रहा था। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया, कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहा। उसके विचार उलझन और गुस्से में घूम रहे थे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह जो कुछ भी देख रहा था वह महज एक पुनरावृत्ति मात्र था और उसका पतन पहले ही हो चुका था।